नमस्कार दोस्तों, मैं चमन राणा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम पिछले कई दिनों से जो है प्राचीन इतिहास को लेकर जो है कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो आप चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप यूपीएससी के हिसाब से देखते हैं या ट्रिपल एससी के हिसाब से देखते हैं या फिर जो है स्टेट लेवल पर होने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चंस आते हैं और विशेषकर जो मेरा आपको जानकारी दे रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आपको जो है लग जाएगा जब आप पढ़ेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से जो है एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है अपनी नोटबुक को साथ में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती है जो हम केवल जो है मौखिक रूप से आप लोगों को देते हैं और जब आप पूरा लेक्चर सुन लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे वो दिमाग में नहीं रह पाती है। तो आप नोटबुक को जो है अवश्य लीजिएगा, पेन लेके बैठिएगा और जो भी आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी लगती है उसको अपने नोटबुक पर जो है नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी आशा के साथ मैं अपने टॉपिक पर जो है बात करना चाहूँगा। जैसे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पाषाण काल, स्टोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो ये पाषाण काल है और इसी पाषाण काल के नीचे मैंने आपका जो है दिखा रखा है प्रागैतिहासिक काल। मतलब स्टोन एज के नीचे आपने जो है नीचे देखा होगा, फिर हिस्टोरिक एज देख रहे होंगे। तो ये दोनों जो नाम हैं वो एक ही है। एक ही मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम पाषाण काल को ही जो है प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम कई बार क्या करते हैं कि चीज़ों को पढ़ते तो हैं लेकिन उसका जो मोटो है, उसका जो मूल मंत्र है, हम उसको ही जो है नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल एक क्यों है, पाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर हम जो है इतिहास को 3 कालखंड में विभक्त करते हैं। और वो 3 कालखंड कौन कौन से हैं? पहला कालखंड कहलाता है आपका प्रागैतिहासिक काल, मतलब पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। दूसरा कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये आद्य जो है ढंग से टाइपिंग में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, तो आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कालखंड जो है आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ऐतिहासिक काल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम लोग जो है ये 3 काल देखते हैं तो वो साक्ष्य के आधार पर है। और प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा गया, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं? देखिए दोस्तों, जब हम जो है पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल कह रहे हैं, इसका मतलब आप जो है ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो है इतिहास में स्रोत केवल 2 होते हैं। इतिहास क्या, हर जगह देखिए आप लोग, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो स्रोत जो है 2 ही होते हैं, साक्ष्य 2 ही होते हैं। या तो लिखित साक्ष्य होता है या फिर हमारे पास जो है कोई ऐसी वस्तु होती है, ऐसा जो है कोई उपकरण होता है जिसके आधार पर जो है हम उसका अनुमान लगाते हैं। तो ऐसा ही इतिहास में भी है। इतिहास, ऐसा इतिहास जो केवल साक्ष्यों पर लिखा गया है। हम आपको जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इतिहास ऐसा है जिसको हम काल्पनिक कहते हैं, ठीक है। तो ये साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है। और हम कहते हैं कि साक्ष्य 2 प्रकार के हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड जो है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका पुरातात्विक स्रोत और एक है आपके लिखित स्रोत। पुरातात्विक का मतलब है जैसे कोई बर्तन हो गया, मिट्टी का बर्तन हो गया, ठीक है, कहीं से प्राप्त कोई आपका जो उपकरण जिससे हम अनुमान लगा रहे हैं उसमें कोई आपका अंकित साइन है, उसमें कोई जो है आपका ऐसा कोई चित्र बना हुआ है, चित्रकारी के आधार पर जो है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आपका पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अशोक के शिलालेख है, वो भी क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, वो भी लिखित स्रोत नहीं है, वो भी पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोग ज़रा, हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो है अनुमान लगा रहे हैं और लिखित साक्ष्य के आधार पर जो है क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो मतलब जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल को संपूर्ण जानकारी हमको जो है केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। मतलब
प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हैं, मौजूद हैं, उपलब्ध हैं हमारे पास, लेकिन लिखित साक्ष्य का अभाव है। और लिखित साक्ष्य का अभाव होने के कारण इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल में रखते हैं। ऐसा कालखंड, अब ढंग से सुनिएगा, ऐसा कालखंड इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, उपलब्ध हो, और लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, वो कालखंड कहलाता है प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक, और लिखित साक्ष्य उपलब्ध के साथ साथ हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य भी क्या है, उपलब्ध है। मतलब दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित भी उपलब्ध हैं और पुरातात्विक भी क्या है, उपलब्ध हैं। ठीक है, अभी तक तो हमारे पास पुरातात्विक जो है उपलब्ध थे और लिखित उपलब्ध नहीं थे। अब हमारे पास लिखित भी उपलब्ध है और पुरातात्विक उपलब्ध है। दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध जब होते हैं किसी भी इतिहास का ऐसा कालखंड जहाँ पर लिखित और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य क्या हो, उपलब्ध हो, उस कालखंड को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, और आदि ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं, उन लिखित साक्ष्यों का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनकी जो लिपि है वो लिपि आज तक जो है पढ़ने में नहीं आई है। जैसे कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है बार बार कि सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के किस कालखंड की है। ठीक है, तो किस कालखंड में रखा गया है उसको हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक कालखंड में रखा गया। क्यों? क्योंकि उसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और क्या, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन लिखित साक्ष्य का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी लिपि को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इस कारण से उसको हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल NCERT को लेकर जो है मैं आपका लेवल बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाएगा जिसमें पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल कौन सा कहलाता है, जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य का उपयोग या प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा कालखंड इतिहास का कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। जबकि हम तीसरे पॉइंट पर जब बात करें ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, तो ऐतिहासिक काल जो है इतिहास का वह कालखंड है जहाँ पर पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित स्रोत भी हैं। मतलब पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी और लिखित साक्ष्य के आधार पर भी, दोनों के आधार पर जो है इतिहास को लिखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, ऐसा कालखंड कहलाता है आपका ऐतिहासिक। जैसे कि आपका अगर आप देखें तो मौर्य काल देखिएगा तो किस में आएगा, ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में। पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, और ऐसा कालखंड इतिहास का जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ऐसे कालखंड को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ढंग से सुनिएगा, अपने नोटबुक पर जो है एक एक पॉइंट को नोट आउट करते जाइएगा। देखिए ज़रा, जो प्राग ऐतिहासिक काल है तो इस प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा गया है। ठीक है, भारत की बात करते हैं हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज़रा मेरा जो पहला पॉइंट है वो है कि प्राग ऐतिहासिक काल के जो जनक हैं वो माने गए हैं डॉक्टर प्राइमरोज को। कैसे, देखिए आप लोग बोर्ड पर ढंग से ध्यान देना। जो पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, जो मैं रेड से जो है आपका पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, 1842 में 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक में रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान पर पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। मतलब भारत में पाषाण कालीन उपकरण खोजने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 AD में 1842 ईस्वी में, ठीक है, 1842 ईस्वी में जो है कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान पर जो है पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। इसीलिए डॉक्टर प्राइमरोज को भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ढंग से ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड के PCS के एग्जाम को लेकर लिखिए, आप UP PCS देखिए, MP PCS देखिए, राजस्थान PCS देखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में, ठीक है,
प्राग ऐतिहासिक काल का या प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कहा गया है डॉक्टर प्राइमरोज को। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्रों के दिमाग में एक और बात आ रही होगी जो मैं अभी आगे जिक्र करूंगा। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि सर ब्रूस फुट को जो है भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, वो गलत है दोस्तों। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। 1842 एडी में डॉक्टर प्राइमरोज ने जो है कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान पर जो है पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी और इसी आधार पर इनको जो है भारत में ठीक प्राग ऐतिहासिक काल का जनक या प्राग ऐतिहासिक इतिहास का जनक कहा जाता है। ओके दोस्तों, सेकंड पॉइंट पर देखिएगा, ढंग से ध्यान देना दोस्तों, मैं एक एक बात पर जिक्र करूंगा, ये जानकारी आपको बहुत कम जगह पर उपलब्ध होगी। दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग। उसके बाद क्या है कि भारत में अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो 1853 में, एक तो 1842 में था और एक 1853 ईस्वी में है। एक व्यक्ति हैं जॉन इवांस महोदय, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जॉन इवांस महोदय, जो ये मैं रेड लाइन से दिखा भी रहा हूँ, के द्वारा एमपी मध्य प्रदेश में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, नर्मदा नदी बहती है और उसी नर्मदा नदी के तट पर एक स्थान है जिसको हम कहते हैं टी नरसिंहपुर। ढंग से ध्यान रखना, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको, ठीक है, टी नरसिंहपुर। और इसी टी नरसिंहपुर नामक स्थान पर बड़ी संख्या में जो है पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब अभी हमारे पास दो स्थान आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। 1842 में प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित, मतलब पाषाण काल से संबंधित जो है, जो हमारे पास उपकरण प्राप्त हुए हैं वो पहले हुए लिंगसुगुर कर्नाटक से। दूसरा 1853 में जॉन इवांस महोदय के द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर जो है टी नरसिंहपुर नामक स्थान पर बड़ी संख्या में जो है पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब इस बात को लेकर आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज, उसके बाद जॉन इवांस महोदय, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए। ये जानकारी आप लोगों को बहुत कम जगह उपलब्ध हो पाएगी जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पाषाण काल से लेकर पूरा इतिहास जब तक समझ खत्म होगा, आप लोग जो है अपने आप से संतुष्ट होंगे, आप इतिहास में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। जो दोस्त, जो लोग, जो मित्र वर्ग मेरे प्रश्न बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है भारत में, ठीक है, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूँ बिल्कुल सही जानकारी है। देखिएगा 1863 ईस्वी में, ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, यहाँ तक कि हर किताब में ये पॉइंट आपका उपलब्ध रहता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिसकी बात मैं कर रहा था वही व्यक्ति हैं। वो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, ये जो हैं भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, ठीक है, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख से, और वो जो है स्वयं भी एक भूवैज्ञानिक थे। कौन? ब्रूस फुट। इन्होंने जो है तमिलनाडु में, आप लोग आज की डेट में देखते हैं चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास के निकट एक स्थान पर था आपका पल्लावरम, ठीक है, और इसी पल्लावरम में जो है, ठीक है, हैंडेक्स प्रकार के उपकरणों की खोज की थी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक है हैंडेक्स प्रकार, अभी आगे आप देखेंगे कि चापर चापिंग, ठीक है, ये दो संस्कृतियां थी भारत में पाषाण काल के अंतर्गत। जब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, पाषाण काल को जब हम बांटेंगे तो हमारा एक काल कहलाएगा पूरा पाषाण काल, और सिर्फ पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो है ये एक पार्ट आएगा आपका निम्न पूरा पाषाण काल। और उसी निम्न पूरा पाषाण काल में हम पढ़ेंगे कि भारत में दो प्रकार की संस्कृति थी, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जो संस्कृति चलती थी वो थी चापर चाप की संस्कृति, और दक्षिण भारत में जो संस्कृति चलती थी वो थी हैंडेक्स प्रकार की संस्कृति। तो ध्यान रखिएगा, उसी हैंडेक्स प्रकार के जो संस्कृति है, हैंडेक्स प्रकार के जो उपकरण हैं, ठीक है, उस हैंडेक्स प्रकार के उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट जी को।
ठीक है। और इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1863 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख, जो स्वयं अपने आप एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने जो है मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर जो है हैंडक्स प्रकार के उपकरणों की खोज की थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हैंडक्स प्रकार के उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसमें रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम भी था, और उसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया था जॉन इवांस का नाम भी था, और उसी में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे पहले जो भारत में जो है जनक माने गए हैं किसको, डॉक्टर प्राइमरोज को, वो भी आपके ऑप्शन में था। तो डॉक्टर प्राइमरोज भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के जनक हैं, जबकि ठीक है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हैंडक्स प्रकार के उपकरणों के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। और यही हैंडक्स प्रकार की जो संस्कृति भी मानी गई है, हैंडक्स प्रकार के जो संस्कृति हैं, ये दक्षिण भारत की संस्कृति मानी गई थी। ठीक है दोस्तों, और उत्तर भारत में जो संस्कृति थी उस समय वो थी चापर चापिंग संस्कृति। अभी मैं दिखाऊंगा आगे आपको स्क्रीन पर, बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। अब देखिएगा फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1863 में हैंडक्स प्रकार के उपकरणों की खोज तो की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, लेकिन एक व्यक्ति है विलियम किंग्स, और इन्हीं विलियम किंग्स ने 1863 के बाद 1884 में 1884 में अतिरमपक्कम, आप लोगों ने सुना भी होगा, ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, अतिरमपक्कम में हैंडक्स प्रकार के उपकरण प्राप्त किए थे। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में केवल अभी तक हमारे पास जो है चेन्नई के आसपास ही जो है हैंडक्स प्रकार के संस्कृति के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास अभी जो है चापर चापिंग की बात नहीं आई है। ठीक, हम केवल हैंडक्स प्रकार के उपकरणों की बात करें तो 1884 और 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट हैंडक्स प्रकार के उपकरण, वो खोजकर्ता भी हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हैंडक्स प्रकार के उपकरणों की खोज की थी। और 1884 में जो है विलियम किंग्स ने भी अतिरमपक्कम में ठीक हैंडक्स प्रकार के उपकरणों की खोज की थी। देखिए दोस्तों आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता रहता है, बार बार पूछते हैं। अभी आपको बताऊंगा अभी कौन है वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति। अब जो 1935 में 1935 में डी टेरा पीटरसन के नेतृत्व में जो है कैम्ब्रिज अभियान दल के द्वारा शिवालिक पहाड़ी में, ठीक है, पोतवार के पठारे, पोतवार का जो पठार है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में है। आप लोग जानते भी होंगे पोतवार का पठार एक्चुअल में अब ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है शायद। ठीक है, तो इसी पोतवार के पठार में पाषाण उपकरणों की खोज की थी किसके द्वारा, डी टेरा पीटरसन के द्वारा। तो मैं इन्हीं की बात करना चाह रहा हूँ। डी टेरा पीटरसन वह व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्र में पहली बार, देखिए इससे पहले कहीं पर भी उत्तर भारत का नाम नहीं आ रहा है। पोतवार का पठार कहाँ पड़ रहा है आपका, उत्तर में। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पड़ रहा है, दक्षिण में। अतिरमपक्कम कहाँ पड़ रहा है, दक्षिण में। ठीक है, और नर्मदा घाटी देखिए आप लोग, तो ये मध्य का हिस्सा है। ठीक है, तो भारत का जो उत्तर भारत है उसमें 1935 में पहली बार खोजा जा रहा है डी टेरा पीटरसन जी के द्वारा। और ये जो संस्कृति के जो उपकरण हैं ये है आपके हैंडक्स प्रकार के नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है चापर चापिंग संस्कृति के उपकरण है, जो मैं आपको अभी आगे मालूम होगा क्या है चापर चापिंग संस्कृति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 1950 में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम, बहुत ही फेमस, जो कि आपको बार बार सुनने को मिलेगा, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, 1850 में स्टुअर्ट पिगट की एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि भारत में जो है कैसे कैसे पाषाणकालीन उपकरणों की खोज हो रही है, कौन कौन खोज करता है के रूप में जाने जा रहे हैं। डी टेरा पीटरसन, स्टुअर्ट पिगट, रॉबर्ट ब्रूसफुट, अभी आप लोगों ने देखा था विलियम किंग्स, ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज, ठीक है, जॉन इवांस, ये सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में जो है पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की है। और स्टुअर्ट पिगट वह व्यक्ति भी है, मैं आपको बता रही रहा हूँ, अभी आगे मैं चर्चा करूँगा स्टुअर्ट पिगट जी के बारे में। स्टुअर्ट पिगट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने
भारत में जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं आप लोग, आगे देखेंगे अभी आप लोग जब हम आज ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, तो उसी सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, स्टुअर्ट पिंगट के द्वारा जो है उसके लिए क्या कहा गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, उन्होंने इसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी स्टुअर्ट पिंगट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है ढंग से ध्यान रखिएगा, आगे एक एक चीज़ का जिक्र करूँगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक काल, और इसी पाषाण काल को जो है हम टाइम पीरियड अगर देखें पाषाण काल का दोस्तों, तो पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है 5 लाख, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर आप लोग ध्यान रखिएगा 6000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है इसका, किसका, पाषाण काल का। अप्रॉक्सीमेट है, लगभग में है, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं हैं डेट को लेकर, ठीक है। तो पाषाण काल का जो टाइम है वो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक। और इस पाषाण काल को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कहलाता है आपका पूरा पाषाण काल, और इस पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व, लगभग अप्रॉक्सीमेट है। और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है आपका 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व। दोस्तों, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो पूरा पाषाण काल है वो 5 लाख से लेकर 10,000 है, लगभग 4,90,000 टाइम वर्ष मतलब जो है ये अपने अंदर ले चुका है। और इधर देखिए मध्य पाषाण काल केवल 200 वर्ष का है, 2000 वर्ष का है। नव पाषाण काल भी 2000 वर्ष का है, मतलब ये 4,90,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेट इतना जो है टाइम अपने अंदर ले चुका पूरा पाषाण काल। और इस पूरा पाषाण को अध्ययन की दृष्टि से हम जो है पढ़ने की को सरलता की दृष्टि से अगर देखें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। और इस पूरा पाषाण काल को एक है निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000। और मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 50 लाख से लेकर, सॉरी ये 50 लाख नहीं है, ठीक है, इसको आप सही कर दीजिएगा, 50 लाख नहीं है, ये 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 से लेकर 40,000, और ये भी आपका जो है 40 लाख नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है टाइपिंग में। तो 50 लाख से 50,000 तक जो है 5 लाख से 50,000 निम्न पूरा पाषाण काल है, और ये 50,000 से लेकर ठीक 40,000 तक जो है आपका मध्य पूरा पाषाण काल है, और 40,000 से लेकर 10,000 तक आपका जो है उच्च पूरा पाषाण काल है, और 10,000 के बाद आपका मध्य पाषाण काल शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से एक एक टॉपिक को लेते हुए क्लियर करूँगा, ठीक है, एक एक चीज़ों पर बात करूँगा। आज का जो मेरा पॉइंट है वो है निम्न पूरा पाषाण काल। आज मैं केवल जिक्र करूँगा किसके बारे में, निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में, और कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा उसको मैं चर्चा करूँगा मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों ज़रा ध्यान रखना बोर्ड पर बहुत अच्छे ढंग से। निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब BC तक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, कहाँ तक है, BC तक है, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में कोर संस्कृति है, एक आपने देखा मध्य पूरा पाषाण में फलक संस्कृति है, और उच्च पाषाण काल में है आपका क्या है, ब्लड संस्कृति है। तो देखिएगा ब्लड संस्कृति क्या है, फलक संस्कृति क्या है, और कोर संस्कृति क्या है। अब मैं ध्यान रखना बहुत अच्छे ढंग से मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। स्क्रीन पर देखिएगा, ये हमारी कोई नदी है जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये कोई नदी आ रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और ये भी कोई ये नदी है, ठीक है दोस्तों। और इस नदी में जो ये पत्थर है, ये आपका पत्थर जो है कुछ इस प्रकार का है, नुकीला टाइप का, ऐसे, ठीक। ये पत्थर बह बह के जब आगे आ रहा है तो इस पत्थर का जो आकार है वो आपका जो है लगभग गोलाकार का हो जाता है, ऐसे गोलाकार जो है आकृति हो जाती है किसकी, इस पत्थर की, जो यहाँ से जो है इस नदी में बहकर आ रहा है, इस नदी में बहकर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और इस नदी में जो बहकर आ रहा है, इसमें जो है जब आकृति इसकी कैसे हो गई, आकार गोलाकार आकार हो गया है, तो उस समय का जो मानव था, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव था, उस निम्न पूरा पाषाण काल के या पूरा पाषाण काल संपूर्ण देखिएगा कि मानव ने जो है इस पत्थर को तोड़ा,
ठीक है। और जब इस पत्थर को तोड़ा तो इस पत्थर का जो है ये बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये देखिएगा आप लोग, ये जो है टूट के बाहर आ गया। जो अंदर वाला है, अंदर वाला है, ये अंदर वाला हिस्सा कहलाया क्या, कोर। और जो बाहर वाला हिस्सा है ये कहलाया फलक, ठीक है। इसको पैगुला कहा जाता है, पूरे पत्थर को पैगुला कहा गया था। और इस पत्थर को जब तोड़ा, अंदर वाला जो हिस्सा बचा, अंदर वाला जो बड़ा हिस्सा बचा, ये बड़ा हिस्सा कहलाया आपका क्या, कोर। ढंग से ध्यान रखना दोस्तों, ये कहलाया कोर, ठीक है। और जो बाहर वाला हिस्सा है, जो इसके पत्थर के बाहर के जो छोटे छोटे टुकड़ियाँ हैं, ये वाली टुकड़ियाँ, ऐसी टुकड़ियाँ, ठीक है, तो ऐसी टुकड़ियाँ, ये टुकड़ियाँ कहलाई आपकी क्या, फलक। इसीलिए इसके दो नाम पड़ गए, एक पड़ गया आपका कोर संस्कृति और एक पड़ गया आपका फलक संस्कृति। मतलब निम्न पूरा पाषाण काल में जो कोर संस्कृति है वो पत्थर का अंदर वाला हिस्सा है, पत्थर का जो अंदर वाला हिस्सा है उसके औजारों को प्रयोग में लाया गया है, मतलब उसके उस पत्थर के औजार बनाए गए हैं, इसीलिए उसको कोर संस्कृति कहा गया है। और मध्य पूरा पाषाण काल में जो है बाहर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, उन छोटे छोटे टुकड़ों से छोटे छोटे औजार बनाए गए। यहाँ पर औजार बड़े हैं और यहाँ पर औजार छोटे हैं, क्यों, इसे फलक से बनाए गए हैं और वहाँ पर कोर से बनाए गए हैं। अंदर का हिस्सा बड़ा था इसलिए औजार का आकार भी कैसा था, बड़ा था। बाहर का हिस्सा छोटा था इसलिए जो है औजार का आकार भी कैसा है, छोटा है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर चापर, चापिंग, विधारिणी, इंडेक्स, ये चार जो यहाँ पर जो है ये नाम दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये चार नाम जो है निम्न पूरा पाषाण काल में, ठीक है, मानव के द्वारा प्रयोग में लाए गए जो है क्या है, औजार हैं। चापर, चापिंग, विधारिणी और इंडेक्स। अब देखिएगा बोर्ड पर, ढंग से ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ। जो ये चापर चापिंग है किसे कहा गया है, चापर चापिंग जो है कुछ इस प्रकार का उपकरण होता था, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो है ये नुकीला होता था, धार होती थी इसको दे रखी काटने के लिए, ठीक है, होता पत्थर का ही था, ठीक है, बड़ा है आकार में। और इसको देखिए ये वाला जो है एक ऐसा प्रकार होता था, ऐसा आकार होता था, ऐसे, ठीक है, और ऐसे पत्ती के आकार का ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पर जो है इसमें भी धार है, इधर के साइड भी धार है, इधर के साइड भी धार है। और जो ये वाला है, ये वाला जिसके एक साइड में धार है केवल, ठीक है, इसे कहा गया है चापर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जिसके दोनों साइड जो क्या है, धार दे रखी है, इधर से पकड़ने के लिए जो है इसके हथेली बना रखी है, हत्था दिया हुआ है, और इसे कहा गया चापिंग। इन दोनों का संयुक्त नाम हो गया चापर चापिंग। ऐसा हथियार जिसकी एक साइड केवल धार दी हुई है, एक साइड धार नहीं है, दूसरा इसकी एक साइड भी धार है, दूसरी साइड भी धार है, उसको कहा गया चापिंग, ठीक है। और जो विधारिणी होती थी, विधारिणी जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो विधारिणी है, विधारिणी कुछ इस प्रकार की होती थी, ऐसे, यहाँ पर देखिएगा, विधारिणी कुछ इस प्रकार की होती थी, ऐसे, इस प्रकार की, ठीक है, जैसे आपका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये विधारिणी है, तो इसको विधारिणी कहा गया है। हैंडेक्स प्रकार, हैंडेक्स मतलब जैसे कुल्हाड़ी, ऐसे प्रकार के आकार है। तो जो चापर चापिंग है, ये चापर चापिंग मैंने कहा कि ये जो औजारों की संस्कृति है, ऐसे औजार जो है उत्तर भारत में देखने को मिले, ये वाले चापर चापिंग। और जो हैंडेक्स है, हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी के नुमा आकार के, वो दक्षिण भारत की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फलक संस्कृति क्या है, कोर संस्कृति क्या है। कोर संस्कृति, ठीक है, पैंगुला नामक जो पत्थर होते थे, उस पत्थर का अंदर वाले हिस्से से बनाए गए क्या होते थे, औजार, उसको कोर संस्कृति कहते हैं। और जो पैगुला था, उस पैगुला के बाहर का जो नुकीले प्रकार के जो पत्थर होते थे छोटे छोटे, उसको फलक संस्कृति कहा गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है इनके औजारों का आकार बड़ा था, और मध्य पूरा पाषाण काल में औजारों का आकार जो क्या हो जाता है, आपका छोटा हो जाता है। यहाँ पर कुर्छनी है, कुर्छनी जैसे आपको देखते होंगे, छोटा है, बेदनी है, तक्षणी है, ये छोटे छोटे आकार के होते थे। आगे देखिएगा, चापर चापिंग उत्तर भारत एवं हैंडेक्स दक्षिण भारत की संस्कृति थी। मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चापर चापिंग की खोज D.N. वाडिया, ढंग से ध्यान रखिएगा, D.N. वाडिया के द्वारा 1928 में की गई थी, जबकि डी टेरा पीटरसन ने 1935 में इस पर विस्तृत कार्य किया था। मैंने आगे कहा था डी टेरा पीटरसन जी के बारे में, 1935 में जो है इन्होंने भी खोज की थी, ठीक है, उत्तर भारत में डी टेरा पीटरसन जी के बारे में। मैंने आपको बताया भी था कि कोतवाल का पठार,
ठीक है। तो 1935 में जो है विस्तृत जानकारी या विस्तृत कार्य किया था उत्तर भारत की संस्कृति पर, किसने? डी टी राय पीटरसन जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि निम्न पुरा पाषाण काल का जो मानव था, उस निम्न पुरा पाषाण काल के मानव को जो है कृषि का ज्ञान नहीं था, ठीक है। आकेट करता था, और आकेट करने के साथ साथ, ठीक है, आपको ध्यान रखना, मछली का भी पकड़ने का कार्य करता था, और वो जो है अपना खाना जो है इसी में ही क्या करता था अपना, ठीक है, चलाता था। आगे इसको आग का ज्ञान था, लेकिन आग का प्रयोग करना इसको नहीं आता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई भी जो है डाउट है, कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए कि सर आप जल्दी पढ़ा रहे हैं, तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो जो भी आपको लगा आप जो है ग्रुप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और मैं ज़रूर उसके ऊपर गौर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए।